कभी कभी जो जैसा दिखता है वो वैसा रियल लाइफ में बिल्कुल भी नहीं होता है। हमें जो विलेन दिखता है वो कभी कभी हीरो निकलता है। इसी थीम के साथ हमारी आज की रोमांटिक कहानी की शुरुआत होती है, जहाँ पर कि हम लोग फीमेल और मेल जो दोनों मेन प्रोटोगनिस्ट हैं उन्हें एक दूसरे के साथ रोमांस करते हुए देखते हैं। हीरो हीरोइन से बोलता है वो सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। इस सीन के बाद कहानी कुछ टाइम के लिए फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर कि हम लोग हीरोइन जेलिन को देखते हैं। वो यहाँ पर फर्स्ट फीमेल लीड है और वो एक काफ़ी अच्छी पियानो प्लेयर है। फ़ॉरेन में फ़िलहाल वह स्टडी कर रही है। उसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब वो अपने इकलौते भाई से मिलने के लिए फ़ॉरेन से लौटती है। उसे पता चलता है उसके भाई का बहुत बुरा वाला एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ से उसकी ज़िंदगी टर्न आउट हो जाती है और इस तरीके से जेलिन की पूरी आइडेंटिटी ही बदल जाती है। जेलिन को अब किसी सेंजिंग नाम से आइडेंटिफाई किया जा रहा था। न्यूज़ रिपोर्ट में क्या चल रहा है जेलिन को समझ नहीं आता है। वो हॉस्पिटल लेके जाती है अपने भाई को। यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं उसके भाई के ट्रीटमेंट में 5 मिलियन लगने वाले हैं। जेलिन परेशान थी कि वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी। डॉक्टर उसे बताती है कि एक्शन में उसके भाई का पेमेंट उस बंदे ने कर दिया है। इसका नाम बेई था। जेलिन इस इंसान के बारे में नहीं जानती थी। जेलिन जब उस बंदे को देखती है तो सोचती है कि कम से कम उसे उस इंसान से बात करना चाहिए। वह एक स्ट्रेंजर का इतना हेल्प क्यों कर रहा है और उसे क्या चाहिए। जेलिन जब उससे मिलने के लिए जाती है तो भाई का सेक्रेटरी उसे रोक देता है। उसे बोलता है कि अगर वो भाई को थैंक्स बोलना चाहती है तो उसे ये शो अटेंड करना पड़ेगा। जेलिन देखती है कि उसे पियानो प्ले करने का काम दिया गया है इस शो में। सोचती है सिर्फ पियानो प्ले करने के लिए 5 मिलियन भला कौन ही ऑफ़र करता है। लेकिन इन सब के पीछे की षड्यंत्र उसे पता नहीं था। वो उस प्लेस पर चली जाती है। जब वो वहाँ पर जाती है काफ़ी बड़ी पार्टी थी, जहाँ पर कि जोयोंग नाम का एक बंदा आया हुआ था और वो एक्चुअल में जेलिन को सेंजिंग नाम से पुकार रहा था और वो उसकी स्टेप सिस्टर थी। जेलिन को देख के सोचता है ये कार एक्सीडेंट में बच कैसे गई, इसे तो मर जाना चाहिए था, ऐसा कैसे हो सकता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जेलिन पियानो प्ले कर रही होती है और जोयंग सोच रहा था कि अगर ये इसकी सिस्टर है तो इसे तो फिर पेरेंट्स से मिलने के लिए लेके जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम लोग बई को देखते हैं जिसकी नज़र जेलिन पर थी। वह नीचे आता है और जेलिन को अपने साथ पियानो प्ले करने के लिए बोलता है। जेलिन के मन में बहुत से सवाल थे। वह बई से पूछना भी चाह रही थी लेकिन वो अभी नहीं पूछ सकती थी। वो दोनों यहाँ पर अपना पियानो का परफॉर्मेंस देखते हैं। सब उन्हें देख करके काफ़ी खुश थे। परफॉर्मेंस पूरा होने के बाद जेलिन अभी बेई से सवाल कर ही रही थी कि क्या वो उसे जानता है, वो पहले भी मिला है। बेई झूठ कह देता है नहीं। यहाँ पर जोयोंग को लग रहा था कि ये सेंजिंग के पीछे क्यों ही पड़ा हुआ है, ये इतना रिच बनता है, सेंजिंग जैसी नॉर्मल बंदी के पीछे ये कैसे पड़ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पर सेंजिंग को वो अपने स्टेप सिस्टर करके अपने साथ घर चलने के लिए बोलता है और बोलता है कि जब अब तुम उस एक्सीडेंट के बाद सेफ़ हो और इस शहर में वापस लौट ही आई हो तो मेरे फादर तुमसे मिलना चाहते हैं। सेंजिंग को समझ नहीं आता है क्या चल रहा है। भाई जोयोंग को रोकते हुए कहता है ऐसा है ना कि अभी मेरा सेंजिंग से कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है और म्यूजिक से रिलेटेड हमें कुछ बात करना है। तो जैसे ही वो बात सेंजिंग के साथ मेरा फिनिश होता है मैं उसे लेकर के तुम्हारे घर ज़रूर आ जाऊँगा। जोयोंग कहता है ठीक है, उसे लेकर के आ जाना। ऐसे बोल करके वो वहाँ से निकल जाता है। जोयोंग के वहाँ से जाते हैं जेलिन बई से पूछती है क्या चल रहा है बताओगे। तो बताता है आज से तुम्हारा नाम जेलिन नहीं है, तुम्हारा नाम सेंजिन है। और वो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है। कहते हैं कि देखो ऐसा है, मैंने तुम्हारे भाई का बिल पेमेंट किया है, तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा। तुम्हें सेन फैमिली के सारे कंपनी के जितने शेयर्स हैं मुझे लेकर के देना पड़ेगा। तुम आज से सेन फैमिली की डॉटर सेंजिन हो। सेंजिन ऐसा करना नहीं चाह रही थी। बई के इरादे उसे सही नहीं लग रहे थे। बई उसे कहता है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, अदरवाइज़ तुम जानते हो कि तुम्हारा भाई हॉस्पिटल में है। तुम्हारे भाई को अगर मैंने ट्रीटमेंट रोक दिया तो फिर तुम क्या करोगी। अपने भाई के लिए जेलिन कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो वो बई का ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देती है और कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर आज से सेन फैमिली की डॉटर सेंजिन का रोल प्ले करने के लिए तैयार हूँ। बदले में तुम मेरे भाई का ट्रीटमेंट कराओगे और अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ उसी दिन मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा, या फिर मैंने ये काम कर लिया तो फिर मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके चली जाऊंगी। इस बात पर भाई रेडी हो जाता है। वो उससे कहता है कि चलो ठीक है, अब अपने जैकेट को खोलो। सेंजिंग जैकेट खोलती है तो उसके ब्यूटी बोन पर एक मार्क देता है क्योंकि वो मार्क देना ज़रूरी था। हालांकि सेंजिंग को इस बात का पता नहीं था। फिर वो इसी तरीके से उसे वो बैंडेड पहनाता है और कहता है आज से मैं तुम्हें सेंजिंग के बारे में काफ़ी कुछ बताने वाला हूँ।
सेनजिन के बारे में काफ़ी कुछ बताने के बाद वो उसे घर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि जोयोंग अपने अडॉप्टिव ब्रदर गू के साथ अपने डैड से कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है कि वो सेनजिन है, और वैसे भी वो कभी शुरुआत से लेकर के अब तक घर नहीं रही, उसे कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब अचानक से उसकी कंपनी नाम करने के लिए क्यों सोच रहे हैं। फैमिली में बात करते हुए पता चलता है कि गू को फैमिली में तो बिल्कुल भी सुजोंग भाव ही नहीं देता था। जब सेनजिन यहाँ पर आती तो उसके फादर देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फाइनली उनकी गर्लफ्रेंड की जो बेटी थी आज वो उनके सामने है। उसके फादर तो खुश थे कि उनकी बेटी आई है, लेकिन जो योंग इतनी आसानी से उसे घर में एंट्री नहीं करने देने वाला था। वह कहता है क्या प्रूफ है कि सेनजिंग है, हमें पहले डीएनए टेस्ट कराना पड़ेगा, क्योंकि उतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद सेनजिंग जिंदा कैसे है। वो तुरंत ही कॉल करके डॉक्टर को बुला लेता है। सेनजिंग जानती थी अब तो वो पकड़े जाने वाला है, और यहाँ पर उसे भाई ने कहा था वो लोग डीएनए टेस्ट ज़रूर ही कराएंगे, तुम कुछ देर के लिए चीज़ों को संभाल लेना, मैं आऊँगा ही। जैसे ही यहाँ पर सेनजिंग अपना जैकेट खोलती है, वो बर्थ मार्क देख करके, वो चोट देख करके उसके फादर समझ जाते हैं कि उन्हीं की डॉटर है, और वह यहाँ पर अपने बेटे जोयोंग पर गुस्सा करने लगते हैं कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। लेकिन फिर भी सेनजिंग कहता है कि जब डॉक्टर आ गए हैं तो डीएनए टेस्ट करा लेते हैं ना। वो जैसे ही उसकी बॉडी में इंजेक्ट करने वाला था तभी भैया जाता है और कहता है कि वो सेनजिंग का फियोंसे है, और सेनजिंग के इजाज़त के बगैर वो लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसका सारा मैटर यहाँ पर बे ही संभालता है। इस तरीके से अब वो लोगों को तो शुरुआत में भरोसा नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर बे कहती है कि एक्चुअल में वो सेनजिंग से बहुत लंबे समय से प्यार करता है, जब से कि वो पियानो बजाते हुए उसे देखा है। सेनजिंग सोची थी कि हम पहले मिले नहीं हैं। बे कितनी आसानी से झूठ बोल रहा है, लेकिन उसे सच्चाई का तो पता ही नहीं था। अब यहाँ पर इस डीएनए टेस्ट के बारे में क्या किया जाए। डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट तो लाना ही पड़ेगा, लेकिन इतनी बातों की वजह से फ़िलहाल के लिए तो जो थे सेनजिंग के डैड वो इनकी बातों पे ट्रस्ट करने लगते हैं कि एक्चुअल में वही उनका सही में बेटी है। लेकिन कहानी यहाँ पर काफ़ी ट्विस्टेड थी। वो ऐसे इनके लड़ाई झगड़े में यहाँ पे सेनजिंग को चोट लग जाता है, हाथ पर स्क्रैच आ जाता है, तो उसके फादर गुस्सा करने लगते हैं। मैं यहाँ पर मैटर को संभालते हुए कहता है कि फ़िलहाल सेनजिंग वैसे भी काफ़ी घबराई हुई है एक्सीडेंट के बाद, तो इतना ज़्यादा तमाशा करने की ज़रूरत ही क्या है, इसे आराम करने दीजिए और डीएनए टेस्ट बाद में करा लेने। उसके फादर मान जाते हैं। वही सेनजिंग को कमरे में लेकर के जाता है जहाँ पर किसके हाथ में चोट लगा था, तो वो उसका फर्स्ट एड कर रहा होता है। सेनजिंग उसे कहती है कि फाइनली इस घर में मैं एंटर तो ले चुकी हूँ, आगे क्या करना है। बेर से कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने प्लान से स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बताते रहूँगा, और यहाँ पर अगर इस तरीके से तुमने मैं जो कहा वो किया तो तुम्हारा भाई बिल्कुल हॉस्पिटल में सेफ रहेगा। सेनजिन बे से जानना चाहते थे कि आखिरकार उसका इस फैमिली से क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बे उसे इस बारे में नहीं बताता है। सेनजिन उससे कहती है कि तुम चाहो तो मुझसे अपनी प्रॉब्लम्स और वरीज शेयर कर सकते हो। भाई कहता है मुझे किसी की सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है। उसे नहीं पता था कि भाई आखिरकार ये सब कुछ क्यों कर रहा है। दोनों का एक अलग रोमांटिक रिलेशनशिप भी था, और यहाँ पर दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ जोयों को घर का मेड सेनजिंग का ब्लड लगा हुआ वो हैंडी प्लास ला करके देता है, और वो उसे डीएनए टेस्ट के लिए दे देता है। वो ये सब कुछ इन सब से छुपा के कर रहा था ताकि वो ये प्रूव कर सके कि ये सेनजिंग है या नहीं। अगले दिन जो सेनजिंग के डैड थे वो उससे पूछते हैं रात में वो आराम से सोई ना, तो वो कहती है हाँ। फिर यहाँ पर वो एक्चुअल में उसके लिए एक इस तरीके से पेंडेंट बाई करके लेके आए थे, तो पेंडेंट उसे गिफ्ट में देते हैं, जो कि यहाँ पर सेनजिंग को काफ़ी पसंद आता है। उसके फादर कहते हैं आई नो कि मैं तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ नहीं रह पाया, लेकिन अब मैं हर मामले में एक्चुअल में तुम्हारा ख्याल करना चाहता हूँ। तो वो काफ़ी खुश हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर जो जोयोंग था वो डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट लेकर के आ जाता है और कहता है कि मैंने कल सेनजिंग का ऐसे डीएनए टेस्ट कराया था और मुझे नहीं लगता है कि वो मेरी सिस्टर है। वो लोग कहते हैं कि ठीक है, तो पहले तुम डीएनए टेस्ट का यहाँ पर रिपोर्ट तो चेक करो, क्या सच है क्या झूठ, तब तो तुम्हें पता चलेगा। वो तो कंफर्म था कि वो नेगेटिव ही आने वाला है, लेकिन जैसे वो चेक करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। एक्चुअल में ये तो सेनजिंग उसकी सिस्टर ही निकलती है, बट ऐसा हो कैसे सकता है। भाई को पहले ही पता था कि जो जोयोंग है वो इतनी आसानी से शांति से बैठने वाला तो है नहीं, और इसी वजह से वो सेनजिंग के साथ प्लान बनाता है। कल रात जब वो कमरे में था उसे पता था कि जोयोंग कहीं ना कहीं से ब्लड ज़रूर लेगा,
तो वो उस हैंडी प्लास्ट पे खुद का हाथ कट करके थोड़ा सा ब्लड लगा देता है। अब बेई का ब्लड जो है वो पॉजिटिव कैसे है, इट मीन्स उसका डीएनए कैसे मैच किया, ये कहानी की एंडिंग हमें, मतलब कहानी का जो ये क्लाइमेक्स है वो आगे चल करके खुलने वाला है। अब यहाँ पर ये तो प्रूफ हो जाता है डीएनए टेस्ट के थ्रू कि एक्चुअल में जो सेंजिंग है वो इस घर की डॉटर है। तो फिर उसके फादर यहाँ पर जोयांग पर गुस्सा करने लगते और कहते हैं दोबारा अपनी बहन को परेशान करने का कोशिश मत करना। लेकिन जोयांग कहता है कि इसकी मॉम तो बस एक मिस्ट्रेस थी, इसके लिए आप इतना क्यों कर रहे हो। उसके फादर जोयांग को थप्पड़ मार देते और कहते हैं कि मैं इसकी मॉम से प्यार करता था और अगर मेरे कुछ प्रॉब्लम्स ना होते तो मैं कभी इसकी मॉम को जाने नहीं देता, उससे शादी करता। सेंजिंग फिर अपने कमरे में जाती है जहाँ पर कि वो और बेई इसी प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सेंजिंग बेई को सिंपैथी दिखाने का कोशिश करती है तो बेई उस पर भड़क जाता है और कहता है कि अपने हद में रहो, तुम्हें जितना कहा जा रहा है सिर्फ उतना करो। इन सब में फ़िलहाल अब तक गो का कोई रोल नहीं आया था और वो काफ़ी इनोसेंट ही ऑन द सरफेस दिख रहा होता है। सेंजिंग यहाँ पर समझ जाती है कि बेई सिर्फ उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस रखना चाहता है, तो वो भी उसके लिए जो भी उसके मन में थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम उसने उसके भाई का हेल्प किया था वो भी ख़त्म कर लेती है। यहाँ पर बेई उसे समझाता है कि आगे उसे क्या करना है। आगे जो काम उसने उसे दिया था वो थोड़ा रिस्की था लेकिन फिर भी सेंजिंग को वो करना ही था क्योंकि बेई को ये फैमिली के सारे शेयर चाहिए थे। यहाँ पर वो दोनों थोड़ा बहुत ड्रिंक करते हैं और आफ्टर बेई सेंजिंग को किस करने लगता है और दोनों इस तरीके से अपना रोमांस बाजी साथ में चला रहे होते हैं। बेई उसे कहता है कि ये रखो, ये जो है ना तुम्हें दवा जाकर के गो को देना है और जब वो तुम्हारे साथ रोमांस करेगा तो जो फिर तुम्हारे फादर है वो उसे घर से निकाल देगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो गो को क्यों फंसाना चाह रहा है, वो तो इतना सादा सादा सा है, सीधा सादा सा, लेकिन उसके कहने पर वो कॉफ़ी में वो दवा मिला देती है। तभी वहाँ पर गो आता है और वह सेंजिंग का केयर करने लगता है। वो दोनों के बीच काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और सेंजिंग को तो यही लग रहा था कि गो इतना सीधा साधा है, भला उसे क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी तरफ बेई सेंजिंग के फादर से बात करते हुए यहाँ पर आया हुआ था। वो एक्चुअल में बेई और सेंजिंग का रिलेशनशिप को अपनाने के लिए शुरुआत में तैयार नहीं हो रहे थे। वो दोनों अंदर जाते हैं तो यहाँ पर बेई ये देख कर के शौक हो जाता है कि गो अब तक नशे में है नहीं, लेकिन गो के बारे में एक्चुअली यहाँ पर फेक न्यूज़ बेई ने पहले फैलवा दिया था कि वह सेंजिंग के बारे में बुरा कह रहा है कि वो उसकी नाजायज़ बेटी है जो कि यहाँ आ गई है और अब कंपनी उसके नाम होने वाली है। उस गो ने यहाँ पर जानबूझ करके किया था, ये गलती से है तो हमें बाद में पता चलने वाला है, लेकिन इससे सेंजिंग के डैड की कंपनी में काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा होता है। उसे डांटते हुए कहते हैं कि चलो पहले तुम्हें तुम्हारी गलती की मैं पनिशमेंट दूँ, इतनी बड़ी गलती तुमने की है, ये न्यूज़ में आराम से सबको बताने वाला था और तुम बीच में ही आ गए। गो वहाँ से चले जाता है। बेई का मैटर था सेंजिंग को समझाने का। वो उस पर भड़क जाता है कि तुम मेरे प्लान्स क्यों ख़राब करी हो, जो मैंने तुम्हें कहा वो तुमने क्यों नहीं किया। लगता है कि तुम्हें अपने भाई की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, अब ये कॉफ़ी तुम पियोगी। सेंजिंग को मजबूरी में कॉफ़ी पीना पड़ता है। जैसे ही वो कॉफ़ी पीती है वो स्लफ ड्रग के नशे में आ जाती है और बेई को उसका हेल्प करने के लिए बोलती है। बेई सेंजिंग को यहाँ पर पनिशमेंट देना चाह रहा था। दोनों यहाँ पर मेकआउट करते हैं जहाँ पर कि वो सेंजिंग को वार्न करता है कि अगर दोबारा उसने ऐसी गलती की और जो उसने कहा उसके उलट उसने किया या वो काम नहीं किया तो वो भूल जाएगी कि उसका भाई जिंदा भी है। सेंजिंग उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि ठीक है वो दोबारा ऐसा नहीं करेगी, वो जो कहेगा वो करने के लिए तैयार है। बेई यहाँ पर सेंजिंग को हमेशा ही उसके भाई को लेकर के धमकाया करता था। सेंजिंग मजबूर थी, वो अपने भाई को देख रही थी। ऑपरेशन के बाद उसे आईसीयू से नॉर्मल रूम में लेकर के आया गया है, वो ठीक है पहले से। अगले दिन जब वो बेई से मिलने के लिए ऑफिस जाती है तो यहाँ पर कोई इस ऑफिस में बंद कर देता है और कमरे में चारों तरफ धुआं और आग फैल जाता है। बेई जिलिन को ढूंढते हुए यहाँ पर आता है, तभी वो एक सस्पिशियस बंदे से टकराता है। उसे डाउट होता है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो बताता नहीं है कि जिलिन की जान खतरे में है। वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो जिलिन को कॉल करता है, वो फ़ोन नहीं उठाती है। उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसके ऑफिस में आग लग गया है। वो समझ जाता है कि जिलिन को फंसाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ पर वो कैसे बचाने जाए, उस आग की वजह से ही उसकी मॉम की मौत हुई थी और उस समय से उसे आग से ट्रॉमा हो गया था। वो कैसे बचाने के लिए जाए जिलिन को, लेकिन वो जिलिन को छोड़ भी तो नहीं सकता था। वो डिसाइड करना था उसे। वो यहाँ पर जिलिन का जान बचाने का डिसाइड करता है और यहाँ पर कहानी का क्लाइमेक्स खुलता है। एक्चुअल में जो जिलिन थी वो बेई की मॉम की स्टूडेंट हुआ करती थी, वो उसे पियानो सिखाती थी और यहाँ पर जो
बई है वो ही सेन फैमिली का असली सन है, ना कि डॉटर। लेकिन बई की जान बचाने के लिए उसकी मॉम ने झूठ बोला था सबको कि एक्चुअल में उनकी एक डॉटर है और वो सेनजिन है। इसी वजह से सब यहाँ पर सेनजिन को ही अपनी डॉटर समझ रहे होते हैं। मरने से पहले ये सारे सीक्रेट्स बई की मॉम ने उसे बताया था। अब ये जानने के बाद बई एक्चुअल में काफ़ी परेशान हो जाता है। उसकी मॉम ने कहा था सेन फैमिली को मत छोड़ना, उन लोगों ने तुम्हें और मुझे मारने का कोशिश की है। और फिर इस तरीके से मैं यहाँ पर सेंजिंग को इसी वजह से वो इस्तेमाल कर रहा था। जैसे तैसे करके वो साग वाले कमरे में एंटर करता है और यहाँ पर सेंजिंग की जान बचा के बाहर लेके आता है। सेंजिंग को होश आता है तो पूछती है कि क्या वो उसकी फ़िक्र कर रहा है। भाई कहता है नहीं, अभी उसका पूरा प्लान बाकी है और अगर यहाँ पर सेंजिंग को कुछ हो गया तो उसका प्लान फेल हो जाएगा। वो सेंजिंग को जानबूझ करके झूठ बोल देता है। सेंजिंग को बुरा तो लगता है लेकिन वो इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहती थी। इसके बाद फिर डॉक्टर्स उसे वहाँ से लेकर के जाते हैं। सेक्रेटरी कहता है कि आपने अपने ड्रामा के बावजूद भी सेंजिंग की जान बचाई था, अब इसको उसे बताना चाहिए था। इस बात पर मैं उसे कहता है कि नहीं, इससे कुछ भी नहीं बदल जाएगा। फिर वो इस तरीके से अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ से जुयंग सोचता है कि सेंजिंग वापस से बच गई, मुझे वापस उसे मारने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। भाई को पता चलता है कि जुयंग ने सेंजिंग को मारने के लिए आग लगाया था, इसी वजह से वो उसके वेयर हाउस में आग लगा देता। अब वो इलीगली उस वेयर हाउस को ऑपरेट कर रहा था, दैट्स वाई वो कुछ कर भी नहीं सकता था और इसी वजह से उसे लॉस यहाँ पर बेयर करना पड़ता है। अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ये बात जुयंग को पता नहीं था कि भाई ने उसके वेयर हाउस में आग लगाया है। इधर सेंजिंग की तबीयत ठीक नहीं थी अगले दिन, तो उसके लिए जो गू था वो दवा लेकर के आता है। वो कहता है एक्चुअल में घर की मेड ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए दवा लेकर के आया हुआ हूँ। वो सेंजिंग से इधर उधर की कुछ बातें कर रहा होता है। दोनों के बीच बॉन्डिंग तो काफ़ी अच्छी बन ही चुकी थी। सेंजिंग गू को बहुत ही अच्छे समझा करती थी और कहती थी कि तुम बहुत ही अच्छे बिहेव करो। वो उसका दिया हुआ वो दवा रख लेती है। दोनों अभी इधर उधर की बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर बई आ जाता है। सेंजिंग को गू के साथ देख करके उसे थोड़ा सा जेलसी यहाँ पर फील होने लगता है। जब गू यहाँ पे देखते हैं कि भैया चुका है तो वो कहता है सिस्टर मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। ऐसा करके वो वहाँ से चले जाता है। अब सेंजिंग उस पर गुस्सा करने लगती है कि वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। गू जो है वो सीधा साधा इंसान है, वो उसे शुरुआत से फंसाने का कोशिश कर रहा है। बे उसे कहता है कि ये डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो कि कौन सीधा है और कौन मेरे नफ़रत और मेरे रिवेंज के काबिल है। इस फैमिली में कोई भी सही इंसान नहीं है। तुम खुद को और अपने भाई का जान अगर प्रोटेक्ट करना चाहती हो तो जितना मैं कहूँ सिर्फ उतना ही करना होगा। सेंजिंग उसे जानबूझ करके छेड़ते हुए पूछती है क्यों, तुम्हें जेलस हो रहा है क्या जो मैं गू के इतनी करीब हूँ। बे उसे कहता है नहीं, मुझे जेलस नहीं हो रहा, लेकिन तुम सिर्फ मेरी हो। ये बार बार वो सेंजिंग को कहा करता था। इस वजह से सेंजिंग को ऐसा लगता था कि शायद जो बई है वो उसे पसंद करता है। यहाँ भी दोनों मेकआउट करते हैं और बई सेम लाइन बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। लेकिन सेंजिंग को समझ नहीं आता है, उसका बिहेव बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। अगले ही पल वो उसे कहता है कि अगला काम मैं तुम्हें देने वाला हूँ, ये तुम्हारे लिए फ़ाइल है। तुम बड़ा गू को सीधा समझती थी ना, देख लो उसे खोल के। सेंजिंग उसे ओपन करती तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में उसके डैड के कंपनी में 50% शेयर उसके पास है। वो सोच रही होती है कि क्या सच में गू इतना सीधा नहीं है जितना कि वो सोच रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर जुयंग की नज़र सेंजिंग पर थी। वो सोच रहा होता है बे उसे इस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो अपने ही फादर को पॉइजन दे देता है। पॉइजन ऐसा था जिसका एंटीडोट ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अगले दिन शेयर होल्डर्स की मीटिंग होने वाली थी। उस मीटिंग में यहाँ पर जब उसके फादर नहीं आते हैं तो बड़ा भाई होने के नाते जोंग यहाँ पर कंपनी को संभालने की एक्टिंग करता है और कहता है मेरे फादर की तबीयत ठीक नहीं रह रही है, वो काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, वो हॉस्पिटल में है। कंपनी ऐसे तो नहीं चलेगी ना, कंपनी चैरिटी से नहीं काम से चलती है। तो वैसे भी उनके बाद मैं ही बड़ा बेटा हूँ तो सारी कंपनी मेरे नाम होने वाली है, तो मैं आज से ये कंपनी संभालने का जिम्मा लेता हूँ। गू बीच में आ करके रोकते हुए कहता है कि नहीं, तुम उस लायक नहीं हो। डैड जब तक हॉस्पिटल से आ करके खुद अनाउंस नहीं करते ये नहीं होगा। लेकिन गू का एक्चुअल में इतना पावर नहीं था। तभी यहाँ पर सेंजिन आती है और कहती है कि मैं इस ऑर्डर के खिलाफ हूँ। इस बात पर सोएंग से कहता है तुम हो कौन रोकने वाली। सेंजिन कहती है कि अच्छा मैं कौन हूँ, मैं तुम्हारे सिस्टर हूँ, भूल गए क्या। वो कहता हाँ लेकिन फादर ने तुम्हें कोई कंपनी के शेयर्स नहीं दिए तो तुम यहाँ पर आकर के अपना हक नहीं जता सकती। और जितने शेयर होल्डर्स थे वो लोग जोयंग को ही नेक्स्ट कंपनी का CEO बनाना चाह रहे थे क्योंकि उसके फादर के बाद वो लोग उसी को जानते थे और वो यहीं पर काम संभाला करता था। तभी वहाँ पर बई आता है।
और कहता है एक्चुअल में कोई इस कंपनी के 10% शेयर चोरी छिपे बेच रहा होता है और मैंने उसे खरीद लिया है। एक्चुअल में जो शेयर होल्डर्स थे वो 10% शेयर बेच चुके थे जिसे मैं ने रियल में खरीद लिया था। वो कहता है वो शेयर वो जोयोंग के नाम करता है, सॉरी वो शेयर वो सेंजिंग के नाम करता है। फिर भी यहाँ पर जोयोंग कह रहा होता है कि मैं यहाँ पर जो है 20% शेयर का ऑनर हूँ, तो ये कंपनी अब भी मैं ही हैंडल करने का ज़्यादा हकदार हूँ। लेकिन यहाँ पर जो गू होता है वो कहता है कि 15% शेयर मेरे पास है, तो बाकी होते हैं सेंजिंग के 25% शेयर थे। इस हिसाब से उसके पास ज़्यादा शेयर्स हैं और फिलहाल मैं उसका भाई हूँ, मैं उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो सेंजिंग अब 25% शेयर की ऑनर है, तो वो ये कंपनी हैंडल करेगी। सेंजिंग यहाँ पर उसे कहती है कि एक्चुअल में जोयोंग ने ही अपने डैड को पॉइजन दिया है, भले फिलहाल मेरे पास इस बात का प्रूफ नहीं है। एक बार डैड को होश में आने दो, वो तो खुद ही सब सच्चाई बता देंगे और जिस दिन वो होश में आएंगे उसके बाद ही हम लोग इस कंपनी का नेक्स्ट CEO चूज करेंगे। मजबूरी में यहाँ पर जोयोंग को ये बात मानना ही पड़ता है। हालांकि शेयर होल्डर्स सेंजिंग के बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं थे, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो हो तो यही रहा है। अभी यहाँ पर सेंजिंग के आने से कंपनी का CEO रीइलेक्ट होने से रुक जाता है। गो सेंजिंग के साथ उसके ऑफिस में जाता है और कहता है कि थैंक्स मुझे सपोर्ट करने के लिए। सेंजिंग उसे कहती है कि एक्चुअल में मुझे थैंक्स तो तुम्हें बोलना चाहिए था, अपने 15% शेयर्स मेरे नाम जो करने के लिए बोल दिए हो। उसे पता नहीं था कि गो के प्लान्स तो कुछ और ही हैं। उन दोनों को इतने अच्छे तरीके से बात करते हुए देख के बई को हो रहा था जेलस, लेकिन वो अपनी जेलसी यहाँ पर शो नहीं करता है। और गो के जाने के बाद सेंजिंग को छेड़ते हुए कहता है कि लगता है यहाँ पर तुम्हें गो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, तुम उसे कुछ ज़्यादा ही सीधा साधा समझ रहे हो, लेकिन कभी कभी जो चीज़ें हमें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं है। सेंजिंग गुस्सा होकर के कमरे से बाहर निकल जाती है। वो अपने भाई से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और साथ ही में मतलब जोयोंग के डैड से भी। जब वो वहाँ पर जाती है तो डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि उसे अभी एंटीडोट बनानी है, तो वो कब होश में आएंगे कोई भरोसा नहीं है। तभी हॉस्पिटल का लाइट इस तरीके से कट जाता है। लाइट कटते ही वो परेशान हो जाती है कि कहीं उसके भाई की हालत ख़राब नहीं हो रही, और वो जल्दी जल्दी अपने भाई को देखने के लिए जाती है। थोड़ी ही कुछ सेकंड्स में यहाँ पे लाइट वापस आ जाता है। तभी अब बई आया था और वो सेंजिंग पर गुस्सा करने लगता है कि तुम पागल हो, तुम्हारी आइडेंटिटी अभी कोई और है, तुम यहाँ पर आओगी 10 नजरें तुम पर है, तुम्हारा पोल अभी खुल जाएगा। सेंजिंग उसे कहती है मेरे लिए मेरे भाई की जान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तुम्हें भी पता है कि अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो फिर इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। वो कहता है चिंता मत करो, मैं तो गार्ड्स लगा देता हूँ जो कि तुम्हारे भाई का यहाँ पर ख्याल रखेंगे, लेकिन दोबारा अपने भाई को देखने के लिए ऐसे अचानक मत आना। ऐसे कह के वह सेंजिंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जैसे उस कमरे से निकल के जा रही थी तभी वहाँ पर जोयोंग अपने सेक्रेटरी के साथ आ जाता है। थोड़ी देर बाद उस कमरे से एक नर्स आती है, तो वो नर्स से पूछता है इसमें कौन है, तो नर्स बताती है कि एक्चुअल में इसमें सेंजिंग का भाई है, भाई नहीं फ्रेंड है। वो बताती रही है कि एक्चुअल में उसका यहाँ पर भाई है, क्योंकि उसने किसी को कुछ बोल करके नहीं रखा था। अब जोयोंग दिमाग लगा रहा होता है कि ये कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है। सेंजिंग के फ्रेंड का भी उसी समय एक्सीडेंट होना, जब सेंजिंग का एक्सीडेंट हुआ था, तो वो और ज़्यादा इस बारे में पता लगाना चाह रहा था। सेंजिंग वहाँ से निकलने का कोशिश कर रही थी, तभी वो जोयोंग से टकराती है। जोयोंग उसे कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है कि वो फादर से मिलने के लिए आई थी। वो जानबूझ करके उसे उसके भाई के कमरे में ले करके जाने लगता है। सेंजिंग यहाँ पर बई को कॉल करने का कोशिश करती है, लेकिन जोयोंग कॉल काट देता है और वो उसे उसके भाई के कमरे में लेकर के जाता है। सेंजिंग उसे कहती है हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ये मेरा फ्रेंड है। इस बात पर जोयोंग उसे कहता है फ्रेंड है या कोई और, ये तो हमें तुरंत ही पता चलने वाला है। तुम सच बता दो कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम सेंजिंग तो नहीं हो, ये तो मैं भी जानता हूँ, वरना मैं तुम्हारे इस फ्रेंड को तुरंत ही इस दुनिया से रफा दफा कर दूंगा। सेंजिंग ऐसा चाहती नहीं थी, लेकिन वो प्लान भी ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसी वजह से इस बात को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। जो जोयोंग था वो सेंजिंग के भाई का ऑक्सीजन मास्क निकाल देता है, उसे हो जाता है, तो वो सेंजिंग को देख करके पहचान जाता है कि ये तो उसकी सिस्टर है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता वो वापस से बेहोश हो जाता है। जोयोंग यहाँ पर उसे कहता है तुम्हें पता है कि मैं कभी भी तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रेंड को जान से मार सकते हो, तुम सच बताओ। मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में हूँ ना, मैं वापस से DNA टेस्ट कराना चाहता हूँ कि तुम सेंजिंग नहीं हो। यहाँ पर कंपनी के कुछ शेयर होल्डर्स भी जोयोंग के डैड से मिलने के लिए आए हुए थे। यहाँ पर वो लोग आते हैं तो वो देख करके शॉक्ड रहते कि ये यहाँ पर क्या करे। सेंजिंग कहने लगती है कि जोयोंग एक्चुअल में एक मर्डरर है, उसने अपने डैड को पॉइजन दिया, लेकिन किसी के पास इस बात का प्रूफ नहीं था। जोयोंग कहने लगता है कि सेंजिंग तो मेरे सिस्टर है ही नहीं और वो कोई और है। बात DNA टेस्टिंग का आता है तो सेंजिंग अगर यहाँ पर DNA टेस्ट कराती तो तुरंत ही उसका पोल खुल जाता, लेकिन वो चीज़ों को यहाँ पर रोक नहीं सकती थी। डॉक्टर्स को यहाँ पर बुलाया जाता है
डीएनए टेस्ट के लिए। थैंकफुली तभी वहाँ पर बई आ जाता है और वह यहाँ पर सिचुएशन को संभालने का कोशिश करता है। इस बात पर जोयंग ने बेट लगाया था कि अगर सेंजिंग नहीं निकली तो वो अपने कंपनी के सारे शेयर्स उसके नाम करने के लिए तैयार था। तभी जाकर के सेंजिंग ने इतना बड़ा रिस्क लिया था। जब वह नर्स यहाँ पर उसके ब्लड निकाल रही होती है तभी बई आ जाता है और कहता है ये मेरी फियांसे है और मैं इसकी बॉडी से खुद ब्लड निकालूंगा। सबसे छुपा करके वो यहाँ पर उसका नस मतलब वो जो सिरिंज था वो खुद के बॉडी में इंजेक्ट कर देता है और खुद का ब्लड डीएनए टेस्ट के लिए देता है। यहाँ पर डीएनए टेस्ट करने के लिए वापस से भेजा जाता है। जब रिपोर्ट आता है तो सब शॉक थे। उनके हिसाब से तो सेंजिंग तो इनके फैमिली मेम्बर से 99% रिलेटेड है। अब शर्त के हिसाब से यहाँ पर जोयोंग को अपने कंपनी के शेयर्स देने पड़ेंगे। सेंजिंग उसे कहती है डोंट वरी भाई, अब तुम्हें कंपनी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे कंपनी के शेयर्स अपने नाम करा दूंगी। ऐसा बोल करके वो लोग के साथ वहाँ से बाहर जाती है। जोयोंग अब भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था कि ये सेंजिंग ही है रियल वाली। अब ये सब कुछ तमाशा होने के बाद जेलिन यहाँ पर बई को थैंक्स बोल रही थी उसका हेल्प करने के लिए यहाँ पर आकर के, लेकिन वो ये सो करता है कि वो तो बस यहाँ से गुजर रहा था तो उसने उसका हेल्प कर दिया, लेकिन एक्चुअल में उसे अपनी मोम के किलर के बारे में पता चला था। फिर भी वो उसे छोड़ करके यहाँ पर जेलिन का हेल्प करने के लिए चला गया था। बदले में जेलिन उसे थैंक्स बोलने के लिए ऐसे उसे किस कर लेती है। वह भी आगे बढ़ के जेलिन को किस करने लगता है। वो दोनों यहाँ पर काफ़ी कोजी हो रहे थे। जेलिन को तो ये लग रहा था कि वह उसके साथ रोमांस कर रहा है, इट मीन्स कि वो उसे पसंद करता है कहीं ना कहीं थोड़ा सा। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि जोयोंग इस तरीके से सेंजिंग पर नज़र रखा हुआ था। उसे डाउट था कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ ज़रूर हो रहा है, कोई डॉट से जो कि वो कनेक्ट नहीं कर पा रहा, उसे सच्चाई नहीं पता चल रहा है। बहन ने जेलिन को कहा था कि वो गू के ऑफिस में जाएगी, कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ढूंढ के लेके आएगी। जेलिन यहाँ पर बाई के कहने पर उसके ऑफिस में जाती है, लेकिन उसे वो डॉक्यूमेंट्स मिल नहीं रहा था। तभी तक गू आता है, उसका हेल्पर उसे बताता है कि एक्चुअल में जेलिन आई हुई है और वो उसके ऑफिस में है। तो उसे डाउट होता है कि वो क्या करने के लिए आई है, तो वो जल्दी जल्दी ऑफिस में देखने के लिए जाता है। जब वो वहाँ पर जाता है तो उसे पता चलता है कि एक्चुअल में जेलिन बस चुपचाप बैठी हुई है, वो कुछ कर नहीं रही है। उसे कहता है कि एक्चुअल में मैं कंपनी से रिज़ाइन करना चाहता हूँ, वैसे भी मैंने तुम्हें वो शेयर्स दे दिए। लेकिन वो उसे कहती है कि नहीं, एक्चुअल में तुम्हारी बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, अगर तुम यहाँ पर नहीं रहोगे तो फिर कंपनी कौन ही संभालेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर मत रिज़ाइन करो। तो फिर वो मान जाता है और कहता है ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा हेल्प करने के लिए मैं कंपनी में रहने के लिए तैयार हूँ। अब यहाँ पर गू को फिलहाल जेलिन पर डाउट नहीं होता है। जेलिन उसे अपने भरोसे में लेकर के ये सारा काम करवा रही थी और वो उसे सोच रहा होता है कि जेलिन एक्चुअल में उसकी सिस्टर ही है और उसका हेल्प करेगी। ऊपर से दोनों के बीच काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप यहाँ पर हो भी रही थी। अगले दिन उनके घर में एक पार्टी थी, कंपनी की तरफ से पार्टी थी। डैड के नहीं रहने पर भी उन्हें वो पार्टी करनी पड़ती है। तभी यहाँ पर बई आता है, जेलिन उससे बात करने के लिए जाती है। तभी उसे कहता है तुम्हें लगता है गू कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया, चलो मैं अभी तुम्हें तुम्हारा नया मिशन देता हूँ। तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें जा कर के गू को पटाना है और फिर मेरा काम करवाना है। जेलिन ये सुन करके शॉक्ड हो जाती है। वो बई से कहती है कि तुम इतना गिर जाओगे, तुम बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं करते। बई कहता है नहीं, और वह जेलिन को धक्का दे देता है। जहाँ पर कि वह नीचे स्विमिंग पूल में गिरती है, उसे तैरना नहीं आता था तो वह डूबने लगती है। ये देखती है वो तुरंत स्विमिंग पूल में कूद जाता है जेलिन को बचाने के लिए और वह सेव करके उसे स्विमिंग पूल से ऐसे बाहर निकालता है। जेलिन देखती है कि भाई वहाँ से जा रहा है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि वह गू के साथ है। गो यहाँ पर जेलिन को अपना जैकेट देता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें चेंज करने के लिए लेके चलता हूँ। पैर में मोच आने की एक्टिंग कर रही थी तो गो उसे उठा के ऐसे लेकर के जाता है, जहाँ पर कि गलती से ही लेकिन जेलिन से गू के साथ कुछ रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होते हैं। वो दोनों बाय ब्लड रिलेटेड नहीं थे, गू उसका एडॉप्टेड था इस घर का, तो वो एक्चुअल में दोनों रिलेशनशिप में आ सकते थे। और सेंजिंग भी कौन सी इस घर की असली डॉटर थी। लेकिन गू यहाँ पर जेलिन का फ़ायदा नहीं उठाता और वह जेलिन को आराम करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर कमरे में उसे ढूंढते हुए बई आता है। उसे पूछता है कि क्या गू को पटाने का काम तुम्हारा पूरा हुआ। जेलिन उसे कहती है तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरे स्किल्स इतने बुरे हैं कि गू तुमसे नहीं पटेगा। लेकिन एक्चुअल में तो गू ने उसे भाव दिया नहीं था और कहीं ना कहीं ये बात बई भी जानता था। वो कहता है कि मुझे पता है कि गू को पटाने में तुम कामयाब नहीं हुए हो, मेरे सामने झूठ बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
और यहाँ पर वो आगे बढ़ के ऐसे ज़लीन को किस करने लगता है। ज़लीन उसे कहती है, क्या तुम सच में मुझे पसंद नहीं करते? भाई एक बार फिर उसे कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं अपना काम करा सकूँ। लेकिन एक बात याद रखना, गू को पटाने के काम में तुम उसे कभी खुद के साथ इंटीमेट नहीं होने दोगी, क्योंकि तुम भूल रही हो कि तुम मेरी हो। ज़लीन इस लाइन का मतलब बार बार यही समझ लेती थी कि बे उसे पसंद करता है। अगर ये बंदा उसे पसंद करता भी है, फिर भी वह ज़लीन को कभी भी ये बात एक्सेप्ट करने के लिए तो रेडी ही नहीं था। दोनों यहाँ पर वापस से मेकआउट करते हैं। अगली मॉर्निंग बे ज़लीन को कहता है कि अब असली काम करने का वक्त आ गया। कुछ टाइम में मैं तुम्हारा और अपना इंगेजमेंट का न्यूज़ ऐसे न्यूज़ में डालने वाला हूँ, फैलाने वाला हूँ, पब्लिक करने वाला हूँ, जिस वजह से कि मुझे इस कंपनी के शेयर्स मिलने में हेल्प होने वाले हैं। जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वो करते जाना पड़ेगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर तुम्हें पता है तुम्हारे भाई के साथ क्या होगा। भाई हमेशा ही ज़लीन को उसके भाई को लेकर के ब्लैकमेल किया करता था, हालांकि उसने कभी उसके भाई को हर्ट नहीं किया। थोड़ी देर बाद ज़लीन यहाँ पर अपने भाई को बाहर घुमाने के लिए लेकर के जाती है, जहाँ पर कि नहीं चाहते हुए भी वो भाई के बारे में ही सोच रही थी। वो अपने भाई से कहती है कि भाई मुझे लगता है शायद मुझे भाई से प्यार हो गया है, और वो बंदा भले ही मुझे ब्लैकमेल करता है लेकिन वो हमेशा मुझे प्रोटेक्ट भी करता है। मुझे लगता है कि शायद मुझे उससे प्यार हो गया है और उससे मुझसे प्यार नहीं हुआ है। तुम जल्दी से होश में आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। यहाँ पर हॉस्पिटल में जो गू था वो ज़लीन पर नज़र रखे हुआ था। उसे सच पता था या नहीं वो तो हमें आगे पता चलने वाला है, बट वो ज़लीन को गू के साथ ज़लीन को अपने भाई के साथ देख कर उससे बात करने के लिए चले जाता है। और ज़लीन ने तो सबको यही बोल करके रखा है कि एक्चुअल में वो उसका फ्रेंड है, तो वो नॉर्मल ही रहती है। वो कहता है डोंट वरी, मैंने तुम्हारे फ्रेंड के लिए फ़ॉरेन में यहाँ पर एक डॉक्टर ढूंढ लिया है जो कि तुम्हारे भाई का ट्रीटमेंट करेगा, जिससे कि तुम्हारे भाई को फ्रेंड को जल्दी ही होश आ जाएगा। ज़लीन इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है और दोनों घंटों एक दूसरे के साथ बात करते हैं। रात में ज़लीन अपने कमरे में थी, तभी बे वहाँ पर आता है। वो कहता है मुझे पता चला कि तुम और गू आज दिन भर साथ थे। ज़लीन कहती है क्यों, तुम्हें ये बात जान करके जेलस हो रहा है? तुम्हें तो कहा था ना कि मेरा काम है यहाँ पर गू को पटाने का, तो मैं तो वही कर रही हूँ। अब इस तरीके से जब वो बोलती है तो यहाँ पर जो बे था वो चुप ही हो जाता है। दूसरी तरफ हम लोग जोयोंग को देखते हैं, जो यहाँ पर अब इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाने वाला था। अगले दिन बे और ज़लीन अपने एंगेजमेंट को अनाउंस करने वाले थे, उसे ये बात पता चल जाता है। ज़लीन वहाँ पर जाती है और कहती है कि मैं अपने फियांसे से मिलाने वाली हूँ आप लोगों को। भाई जैसे ही वहाँ जा रहा होता है तभी बहुत सारी गाड़ियाँ उसके आगे पीछे आ जाती है, और वो लोग काफ़ी जानबूझ करके स्लो चल रही थी, जिस वजह से कि भाई उस प्लेस पर पहुँच नहीं पाता है। जोइंग ने सब कुछ अरेंज किया था। यहाँ पर वो ज़लीन के खिलाफ कुछ रिपोर्टर्स को भी लगाया हुआ था, जो कि कह रहे होते हैं कि लगता है कि तुम सेन फैमिली के अडॉप्टेड डॉटर ही हो, इसी वजह से यहाँ पर तुम्हारा फियांसे भी तुम्हें छोड़ करके चला गया, वो तो आए नहीं इस प्लेस पर। सब यहाँ पर ज़लीन का इंसल्ट कर रहे होते हैं। ज़लीन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, इधर भाई फंसा हुआ था, बार बार उसे ज़लीन के सेक्रेटरी का कॉल आ रहा था लेकिन फ़ोन नहीं उठाता है। वो जानता था कि ये सब कुछ जोयोंग कर रहा है और वो चाह करके भी फ़िलहाल यहाँ से जल्दी पहुँच नहीं पाएगा। वो देखना चाहता था कि आगे क्या होने वाला है। तभी गू बीच में आता है और वो ज़लीन को कहता है मैं यहाँ से मैटर संभालता हूँ। सारे रिपोर्टर से कहता है कि मैं ज़लीन का फियांसे हूँ, मैं इस फैमिली का अडॉप्टेड सन हूँ, इसी वजह से मैं ज़लीन से शादी कर सकता हूँ। और फिर वो सबको अनाउंस करते हैं कि वो और सेनजिंग दोनों पार्टनर्स हैं। अब सेनजिंग को यहाँ पे चुप रहना पड़ता है क्योंकि उसकी काफ़ी बेइज्जती होती। तभी वहाँ पर थोड़ी देर बाद भाई आ जाता है, वो देखता है लेकिन वो बीच में जाता नहीं है। भाई पर भी नजरें सेनजिंग ही चली जाती हैं। वो कहती है मैं जा रही हूँ भाई से मिलने के लिए। वो कहता है ठीक है मैं यहाँ पर सब संभालता हूँ। वो रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब दे रहा था, जहाँ पर कि सेनजिन भाई से मिलने के लिए उसके कार में जाती है और ये चीज़ जोयोंग भी देखता है। वो देख करके शौक था कि चल क्या रहा है यहाँ पर। तभी वहाँ पर भाई सेनजिन को किस करते हुए कहता है फाइनली तुम जो चाह रही थी वही हुआ। तुम चाहती थी ना गो तुम्हें बहुत अच्छा लगता था, बस सीधा साधा लगता था, और देखो वो तुम्हारे फियांसे बन गया है। इस बात पर ज़लीन उसे कहती है मैं ये कभी नहीं चाहती थी, तुम्हारा प्लान इससे ख़राब होगा। वह उसे कहता है नहीं मेरा प्लान तभी एक्टिवेट हुआ है। वो जानता था एक्चुअल में कि गो एक अच्छा इंसान नहीं है, और वो यहाँ पर ज़लीन का कंपनी के उस 10% शेयर की वजह से फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि इधर ज़लीन के भाई को होश आता है। होश में आता है तो वो सबसे पहले अपने सिस्टर के बारे में पूछता है। बगल में उसके सिस्टर का डेथ नोटिस रखा हुआ था, जिसे देख कर के वो शॉक्ड हो जाता। अभी कुछ दिन पहले तक तो उसने अपने सिस्टर को सही सलामत देखा था, अब क्या हो गया। जल्दी जल्दी वो अपनी बहन से मिलने जाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन कोमा से उठने के बाद उसे बॉडी में एनर्जी नहीं थी तो वो नीचे गिर जाता है।
नर्स उसे संभालती है तभी जोयंग उससे मिलने के लिए आता है। जिलिन के भाई को कहता है कि अगर तुम मेरा हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा तुम्हारी बहन को उस चंगुल से बाहर निकालने में। उसका भाई ये बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। इधर गो जिलिन को फिंगर रिंग का शॉपिंग कराने के लिए जाता है, जहाँ पर एंगेजमेंट का रिंग वो लोग पसंद कर रहे थे। एक रिंग उन्हें पसंद आता है, वो उसे बाय करने के लिए बोल कर उसे कॉल आता है तो वो बाहर चले जाता है। बाहर जाते ही वहाँ पर बैठ जाता है। जिलिन को कहता है क्या हुआ, ये रिंग नहीं पसंद है, दूसरा रिंग चाहिए। जिलिन उसे कहती है ना तो मुझे रिंग पसंद है और ना ही बंदा, लेकिन मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के लिए कर रही हूँ। भाई को तो बस जिलिन को अपने साथ रखना था, चाहे जो भी करना पड़े। और वह यहाँ पर इसी वजह से इस तरीके से जिलिन को अपने साथ रखने के लिए तैयार था। उसे वॉशरूम में लेकर के चले जाता है। दोनों वहाँ पर मेकआउट कर रहे थे। गो यहाँ पर आता है तो वह जिलिन को ढूंढते हुए वॉशरूम से जाता है। जिलिन नहीं चाहती थी कभी गो के सामने उसका पोल खुले, वरना बेवजह ही यहाँ पर पंगे एक्स्ट्रा क्रिएट हो जाएंगे। अब फिलहाल उसे जिलिन को जाने देना था। अगर वह जिलिन को नहीं जाने देता तो फिर एक्चुअल में पोल खुल जाते और उसका प्लान खराब हो जाता। हालांकि गू को यहाँ पता नहीं चलता है कि जिलिन यहाँ पर बई के साथ है। अगले दिन हम लोग इंगेजमेंट वाला सीन देखते हैं, जहाँ पर कि बई यहाँ पर थोड़ा ड्रंक था तो जिलिन उसके दोस्तों के साथ उसके बदले ड्रिंक कर रही होती है। वो भला गू को क्यों ही सफ़र करने दे। अब तक उसके नज़र में गू सच में अच्छा इंसान था और उसे इस बात का गिल्ट हो रहा था कि उसने बेवजह ही यहाँ पर गू को फंसा करके रखा हुआ है। ये सब कुछ चल रहा था, सब कुछ स्मूथली जा रहा था, तभी वहाँ पर बई आता है और वो उसे देख करके कह रहा था कि लगता है कि तुम अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही खुश हो। उसके पास कहने के लिए कोई जवाब नहीं था। वो कहती है ये सब कुछ तुम्हारा ही किया हुआ तो प्लान है। सब कुछ यहाँ पर सही चल रहा होता है। एंगेजमेंट वो लोग इस तरीके से सबके सामने अनाउंस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जोयोंग आ जाता है। वो यहाँ पर जिलिन के भाई को लेकर के आया हुआ था। अपने भाई को होश में आया देख करके तो वो एक्चुअल में शॉक्ड हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या रिएक्ट करे, लेकिन उसे इस बात पर टिके रहना था कि एक्चुअल में वो यहाँ पर सेंजिंग है ना कि जिलिन। उसका भाई कहता है कि इसने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर तुम सच एक्सेप्ट कर लोगी तो ये हमें यहाँ से हमेशा के लिए बाहर जाने के लिए हेल्प करेगा, लेकिन फिर भी सिंजिंग अपनी बात को नहीं बदलती है। जिंग उसे कहता है तुम्हारा पोल खुल चुका है, तुम कोई सिंजिंग नहीं हो, तुम जिलिन हो जो कि उसकी बहन हो। अब वो लोग कह रहे होते हैं कि क्या बकवास कर रहे हो, तुमने भी तो अपने फादर को पॉइजन दिया है, तुम्हारा हमारे पास प्रूफ नहीं तो क्या तुम्हारे पास प्रूफ है इस बात को साबित करने के लिए। इस बात पर जो है उसे कहता है कि हाँ मेरे पास प्रूफ है। वो वीडियो दिखाता है, लेकिन उसने गलत वीडियो प्ले कर दिया था जिसमें कि वो एक्चुअल में जिलिन के भाई को ब्राइब कर रहा होता कि मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे देने वाला हूँ अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि ये लड़की सेंजिंग नहीं तुम्हारी बहन जिलिन है। एक्चुअल में वो समझ जाता है कि जिलिन के भाई ने उसे फ्रेम किया है उसे फंसाने के लिए। हुआ कुछ यूँ था कि जैसे ही जोयोंग यहाँ पर जिलिन के भाई से मिल करके जाता है तो उससे मिलने के लिए भाई वहाँ पर गया हुआ था। वो टू द पॉइंट तक उससे बात करता है और बोलता है तुम्हारी बहन की जान खतरे में है और अगर तुम अपनी बहन की जान बचाना चाहते हो तो जो मैं कह रहा हूँ तुम्हें करना पड़ेगा। जोयोंग अच्छा इंसान नहीं है और वो तुम्हारी बहन को हर्ट करना चाहता है। उसका भाई इस बात को मान जाता है, सारे वीडियोस को डिलीट कर देता है एक्सेप्ट दैट वाला वीडियो। गुस्से में आकर के जोयोंग यहाँ पर जिलिन के भाई को हर्ट करने लगता है। अब ये तो पता चल जाता है कि वो सेंजिंग से नफरत करता है। सेंजिंग शेयर होल्डर्स को कहती है कि क्या आप ऐसे बंदे को अपने कंपनी में रखना चाहोगे, आपको भी तो यहाँ पर चीज़ें दिख रही है ना कि किस तरीके से वो बिहेव कर रहा है। इतना ही नहीं, गू भी यहाँ पर सामने आता है और कहता है कि मेरे पास जोयोंग के खिलाफ सबूत है कि उसने कंपनी में कितने ज़्यादा ब्राइबरी किया है, फेक ट्रांजेक्शन्स किए हैं और सारे पैसे अपने अकाउंट में रखा हुआ है। दैट्स वाई कंपनी का सीईओ बनने का तो किसी हालत में लायक नहीं है। उसके जब यहाँ पर कांड सबके सामने आ जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर्स उसे बिजनेस फ्रॉड के चक्कर में जेल लेकर के चले जाते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से एक और जो प्रॉब्लम था वो यहाँ से निकल गया। इतना ही नहीं, जो यहाँ पर सेंजिंग का कार एक्सीडेंट अरेंज किया गया था वो एक्चुअल में यहाँ पर जोयोंग नहीं किया था। ये बातें भी सबके सामने आ गई थी। सेंजिंग सोच रही होती है कि अगर ऐसा कुछ ना होता तो उसका भाई आज इस कंडीशन में ना होता। जोयोंग को यहाँ से जेल लेकर के जाया जाता है। इन सब के जाते ही यहाँ पर सेंजिंग के भाई को खून की उल्टियाँ होने लगती हैं। अब तक तो सब सही चल रहा था, अचानक क्या हो गया, जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। डॉक्टर बताती हैं कि इसकी जान को नहीं बचाया जा सका। जिलिन को भरोसा नहीं होता और वो बहुत ही रोने लगती हैं।
बे उसे समझाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बई को कहती है, आई थिंक कि हमारा कॉपरेशन यहीं पर एंड होता है। मैंने शुरुआत में ही कहा था, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया या हमारा काम हो गया तो हमारा कॉपरेशन यहीं पर एंड होता है। बई उसे रोकने का कोशिश करता है। जिलेन उसे कहती है, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? बई वापस से कुछ नहीं बोलता है, तो फिर जिलेन चुपचाप वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही थी तो बे उसे कहता है, तुम्हारा जान खतरे में है, तुम्हारी मजबूरी हो गई है अब मेरे साथ रहना। लेकिन जिलेन को अब इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसके भाई के लिए वह सब कुछ कर रही थी, उसका भाई इस दुनिया में नहीं है। भाई अपने ऑफिस जाता है, उसका सेक्रेटरी आके कहता है कि जिलेन का भाई अब ठीक है, हमने उसे शहर के दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। क्या ये बात वह जिलेन को बताना नहीं चाहेगा? इस बात पर बिल से कहता है, नहीं, जिलेन को भी यही सोचना था उसका भाई ज़िंदा नहीं है। एंड में मैं उसे ये बात बताने वाला हूँ जब मैं ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लूँगा। और वो ये सब कुछ जिलेन को सेफ रखने के लिए कर रहा था। इधर उसे अपने मॉम के कातिल के बारे में भी पता चल चुका था। दूसरी तरफ हम लोग गू का असली शक्ल देखते हैं, वो ये सब कुछ कर रहा था। उसी ने यहाँ पर जिलेन के भाई को पॉइजन दिया था, उसी ने अपने डैड को भी पॉइजन दिया था। जोयंग जेल जा चुका था और अब वो इकलौता इस कंपनी का अख्तार होने वाला था। जिलेन से एक बार बस उसकी शादी हो जाए और फिर इस तरीके से वो पूरी कंपनी का ऑनर हो जाएगा। इधर जिलेन घर छोड़ करके जा रही होती है। भाई उसे रिसीव करने के लिए आया हुआ था। जिलेन उसे कहती है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है, मुझे जाने दो। भाई उसे अपने घर लेकर के जाता है और वही कहानी की शुरुआत वाला सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो जिलेन से बोला था, तुम मेरी हो हमेशा हमेशा के लिए और हम साथ रहने वाले हैं। जिलेन यहाँ पर कहीं जा नहीं सकती थी। बई ने उसे कैद करके रख लिया था। वो जिलेन को ये सब कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था, उसे पता नहीं था। अगले दिन वो जिलेन को बोलता है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहती है तो वह इस घर से बाहर नहीं जा सकती। तभी उसका सेक्रेटरी आता है और वो बई को लेके जाता है और लोगों ने उसकी मॉम के एक्सीडेंट को क्रिएट करने वाले को पकड़ लिया था। बई वहाँ पर पहुँचता है। वो उसकी मार पिटाई लगाने के बाद उसे सच पूछ रहा होता है, उसे इतने सारे पैसे ये काम करने के लिए कितने दिए। कुछ सालों बाद वो जेल से निकला था, उस एक्सीडेंट के बाद उसे जेल हो गया था, लेकिन वो सच कहने के लिए तैयार नहीं था। तभी हम लोग जोयोंग को देखते हैं, उस पैसे के बैग में बॉम्ब भी था और वो बटन प्रेस कर देता है और वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। वैसे ऐसा लगता है कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में बई भी मारा गया। फिर वो जिलेन को बई के घर से लेके जाता है। रास्ते में जिलेन उससे पूछती है कि उसे इस प्लेस के बारे में कैसे पता चला, तो गू से कहता है कि ये सोचने का वक्त नहीं है, पहले यहाँ से हमें बाहर निकलना होगा। जिलेन चुपचाप उसके साथ चली जाती है। वो कहता है, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो यहाँ पर उसके सेक्रेटरी का कॉल आता है। उसका सेक्रेटरी उसे बताता है कि भाई अब इस दुनिया में नहीं है, दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है। वो गू पे भरोसा करे, वो सही इंसान नहीं है, उस पर ट्रस्ट ना करे। भाई को ऐसे मर गया है, ये बात सुन करके जिलेन को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि भले ही वो उसे ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन भाई ने अब तक उसका बहुत हेल्प भी किया था। फ़ोन रखते ही गू से पूछता है क्या हुआ। जिलेन उसे बताती है उसके सेक्रेटरी का कॉल था और उसने कहा कि भाई अब इस दुनिया में नहीं है। गू उसे झूठा सिंपैथी दिखाते हुए कहता है कि डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो मैं तुम्हें अपने घर लेकर के जाऊँगा, तुम वहाँ रह सकती हो आराम से, वैसे भी तुम अब मेरी लीगल फियांसे हो। जिलेन समझ जाती है कि गू जो है सच में एक बहुत ही फ्रॉड इंसान है और बई जो इतना सब कुछ कह रहा था शुरुआत से लेकर के अब तक, वो सही कह रहा था। उसे घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि पियानो रखा हुआ था और जिलेन पियानो बजाने की आदत थी। वो उसका मन खुश करने के लिए ऐसा किया था। थोड़ी देर के लिए गू अपने कमरे में जाता है। जिलेन यहाँ पर भाई को कॉल करना चाहती थी, लेकिन तभी नीचे वो पियानो प्ले करते हुए किसी को देखती है। नीचे जाती है तो वो कोई और था। वो बंदा जिलेन को सॉरी कहता है और कहता है कि वो पियानो देखते ही प्ले करने के लिए आ गया था, लेकिन तभी भाई पीछे से आ जाता है। वो जिलेन को कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि एक्चुअल में मैं जिंदा हूँ? वो कहती है, जिसका सेक्रेटरी इतना कामली बात करेगा, उसका बॉस मरा हो तो वो उसकी गर्लफ्रेंड की फिक्र करेगा। वो से कहती है, मैं लास्ट टाइम तुमसे पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? भाई उसे कहता है हाँ। जिलेन पूछती है कब से? वो कहता है जब से मैंने तुम पहली बार पियानो प्ले करते हुए देखा था मेरी मॉम के क्लास में, तब से। जिलेन को पता चल जाता है कि एक्चुअल में जो उसकी टीचर थी वो कोई और नहीं, बई की मॉम थी। उसकी मॉम के मौत के बाद बई यहाँ पर जिलेन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इसी वजह से उसे ले गया है, क्योंकि शुरुआत से लेकर के आज तक उसकी मॉम ने यही झूठ बोला था कि जिलेन उसकी डॉटर है, इट मीन्स की सेम फैमिली की वो डॉटर हुई। भाई उसे अब अपने लाइफ का सारा सच्चाई बताता है और कहता है गू ही फ्रॉड है, सिर्फ तुम्हें कल भर के लिए उसे फंसा करके रखना है और एक बार कल मैं सब कुछ सबके सामने रिवील कर दूंगा तो फिर हम एक हो जाएंगे, हमें कोई भी अलग नहीं करेगा। वो अब भी जिलेन को उसके भाई के बारे में सच नहीं बताता है। वो भाई कहता है तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा।
मैं एक्चुअल में तुम्हारा अच्छा चाहता हूँ और गो एक बुरा इंसान है। जिलिन को अब भी सच्चाई दिखने लगी थी, इसी वजह से वो बई से कहती है मुझे तुम पे ट्रस्ट है, तुम जो करोगे मेरे लिए सही ही करोगे। फिलहाल इधर गो आने लगता है तो जिलिन बई को वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो कहती है हम कल फिर मिलेंगे। कल यहाँ पर एक्चुअल में गो और जिलिन शादी करने वाले थे, इसी वजह से बई ने कल का वो प्लान रिवील करने का ऑप्शन रखा था। वो सबके सामने एक बार में गो का पोल खोल देगा। बई के वहाँ से जाते ही गो यहाँ पर आता है। वो पूछने लगता है कि जिलिन किससे बात कर रही थी। जिलिन झूठ बोल देती है किसी से नहीं, वो खुद ही अकेले, उसे अच्छा नहीं लग रहा था तो वो पियानो प्ले कर रही थी। वो उससे पूछता है हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में और हमें जल्द से जल्द शादी करना होगा। जिलिन हाँ कह देती है। गो अपने डैड से मिलने के लिए जाता है और कहता है इतने मेहनत से आपकी खड़ी की गई कंपनी अब मेरी है। अगर सीधी तरीके से कंपनी मुझे अच्छा खासा शेयर्स तुम दे देते तो मुझे ये सब कुछ करना ही नहीं पड़ता, लेकिन तुमने तो सिर्फ मेरा इस्तेमाल करने के लिए मुझे अडॉप्ट किया था और अब यहाँ पर कुछ और नहीं, यहाँ पर जो तुम्हारी सो कॉल्ड डॉटर है वो भी मेरी वाइफ बनने वाली है, ये कंपनी मेरी ही होने वाली है। इसके बाद हम लोग अगला दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर कि इस तरीके से जिलिन को वो वीडियोज़ हाथ लगते हैं। वो समझ जाती है कि भाई सच कह रहा था और अब गो का पोल खोलने का वक्त आ गया है। कुछ देर बाद इनका एंगेजमेंट था। जिलिन रेडी वेडी हो करके गो के साथ, एंगेजमेंट नहीं शादी था, गो के साथ शादी करने के लिए जाती है। स्टेज पर जाती है। मैरिज के जैसे ही सारे रिचुअल्स को स्टार्ट किया जाता है तभी वहाँ पर बई आ जाता है। बई को देख करके गो शौक था कि वह जिंदा कैसे बच गया। बई उसे कहता है थैंक्स टू माई सेक्रेटरी, उसने मुझे पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कुछ तो गड़बड़ है और मैं वहाँ से बाहर निकल गया था। वो नीचे फ्लोर पर आ गया था जिस वजह से कि बई इंजर्ड नहीं हुआ, लेकिन वह इंसान मारा गया। यहाँ पर उसके फादर को भी होश आ गया था और साथ ही में जिलिन के भाई को भी वो लोग लेके आए थे। जिलिन ये देख करके बहुत ही खुश हो जाती है और इस तरीके से वो थैंकफुल थी कि उसका भाई जिंदा है। उसके फादर यहाँ पर गो पर बहुत ही गुस्सा करते हैं। गो कहता है कि ये सब कुछ आप ही लोगों की गलती है। एक्चुअल में कुछ टाइम के लिए जिलिन और जो गो था वो दोनों सेम ऑर्फनेज में रहे थे। ये बात कहानी के एंड में जिलिन को पता चलता है। अब गो ने ये कांड किया था अपने डैड को पॉइजन देने का, अपने भाई को जेल भेजना, बई के मोम का एक्सीडेंट कराना, इन सब की वजह से उसे जेल हो जाता है। उस किलर ने मरने से पहले एक्चुअल में बई का नाम ले लिया था और बई के खिलाफ प्रूफ भी दे दिए थे। यहाँ पर जिलिन कहती है गो से भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। गो कहता है थैंक्स मुझे भाई कहने के लिए। वो एक्चुअल में जिलिन के बारे में ही बात कर रहा था कुछ टाइम पहले कि मेरी एक सिस्टर हुआ करती थी जो हम ऑर्फनेज में साथ रहते थे, लेकिन उसे एक रिच फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। तब जिलिन समझ नहीं पाई थी कि वो उसी के लिए ये सब कुछ बोल रहा है। वह जिलिन को कभी हर्ट नहीं करना चाहता था, हालांकि उसे अपना मकसद पूरा करना था। गो को यहाँ पर जेल लेकर के जाया जाता है। जोयंग तो जेल में ही था। उसके फादर यहाँ पर जिलिन और बई के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ दिन बाद का हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि जिलिन पियानो प्ले कर रही थी। वहाँ पर बई उसी तरीके से स्टूडेंट का ड्रेस पहन करके आता है जहाँ पर उसने पहली बार जिलिन को पियानो प्ले करते हुए देखा था अपनी मॉम के लिए। वो खुद को बई से इंट्रोड्यूस करता है और कहानी हमारी यहीं पर एंड कर दी जाती है। वो अपने और जिलिन के रिश्ते की एक नई शुरुआत कर रहा था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं हम लोग एक और मस्त कहानी के हिंदी वर्जन में। कीप लिसनिंग।